म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले किन बातों को जानना और समझना ज़रूरी है, यह वीडियो उसके बारे में है। यह वीडियो पार्ट 2 है, पर अपने आप में कंप्लीट है। पार्ट 1 वाला वीडियो आप इस वीडियो के पहले या बाद में कभी भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पिछले वीडियो में जो हमने सीखा था उसका सारांश जो है वो ये है कि म्यूचुअल फंड्स जो हैं वो शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, डेट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करते हैं और कमोडिटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, उसमें मेनली गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। तो शेयर्स जो हैं वो कंपैरेटिवली रिस्की होते हैं, बट उनमें हायर रिटर्न का पोटेंशियल होता है, ज़्यादा प्रॉफिट की संभावना होती है। जो डेट इंस्ट्रूमेंट होता है वो रिलेटिवली कम रिस्की होता है, पर उसमें जो रिटर्न है वो भी लिमिटेड होता है, प्रॉफिट लिमिटेड होता है। और जो गोल्ड है वो एक प्रकार से हेजिंग का काम करता है, इंश्योरेंस का काम करता है। तो जब दुनिया में मेजर क्राइसिस आता है और सब जगह डर फैला होता है और स्टॉक मार्केट बहुत तेज़ी से गिर रहा होता है, उस समय गोल्ड जो है उसका प्राइस बढ़ने लगता है, क्योंकि लोग शेयर मार्केट से निकाल के पैसा इसमें गोल्ड में डालने लगते हैं, तो गोल्ड का प्राइस बढ़ने लगता है। इसीलिए गोल्ड जो है एक प्रकार से आपके पोर्टफोलियो का हेजिंग या इंश्योरेंस का काम करता है। तो शेयर्स के अंदर भी अगर हम देखें तो जितनी लिस्टेड कंपनियां हैं उनको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। तो जो बड़ी कंपनियां हैं उनको लार्ज कैप कंपनीज बोलते हैं और उसके शेयर को लार्ज कैप स्टॉक या लार्ज कैप शेयर बोलते हैं। जो मीडियम साइज़ की कंपनियां हैं उनको मिड कैप बोलते हैं और जो छोटी कंपनियां हैं उनको स्मॉल कैप बोलते हैं। तो जो लार्ज कैप स्टॉक होता है वो कंपैरेटिवली कम रिस्की होता है। मिड कैप जो है थोड़ा ज़्यादा रिस्की होता है और स्मॉल कैप जो है सबसे ज़्यादा रिस्की होता है। आउट ऑफ द 3, ये तीनों में स्मॉल कैप जो है वो सबसे ज़्यादा रिस्की होता है। ये हमने पिछले वीडियो में सीखा और समझा था। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमने जाना कि म्यूचुअल फंड्स किस में इन्वेस्ट करते हैं। अब देखते हैं कि म्यूचुअल फंड की कैटेगरीज कौन कौन सी है। तो पहली कैटेगरी है इक्विटी म्यूचुअल फंड, दूसरी है हाइब्रिड और तीसरी है डेट। एक दो कैटेगरी और है जो हम डिस्कस नहीं करेंगे सिंप्लिसिटी के लिए। तो जो इक्विटी म्यूचुअल फंड है वो शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड जो होता है वो इक्विटी के साथ साथ डेट दोनों में इन्वेस्ट करता है, या कुछ कुछ हाइब्रिड म्यूचुअल फंड जो है वो इक्विटी, डेट और गोल्ड तीनों में इन्वेस्ट करते हैं। और जो डेट म्यूचुअल फंड होता है वो मेनली डेट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करता है और डेट इंस्ट्रूमेंट्स बहुत वैराइटीज़ के होते हैं। तो हम डेट म्यूचुअल फंड जो है उसको डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि ये बहुत स्पेशलाइज्ड होता है, बहुत यूनिक रिक्वायरमेंट में वो काम आता है। और जहाँ तक पैसा ग्रो करने की बात है वो इक्विटी और हाइब्रिड म्यूचुअल फंड उसके लिए ज़्यादा सुटेबल होता है। तो हम मेनली इक्विटी और हाइब्रिड म्यूचुअल फंड जो होते हैं उनके बारे में जानेंगे और समझेंगे। तो म्यूचुअल फंड का जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा है कि म्यूचुअल फंड में कैटेगरी होती है और कैटेगरी के अंदर सब कैटेगरी होती है और उसके अंदर जो है फाइनल स्कीम होती है जिसमें हम इन्वेस्ट करते हैं। ओके, तो कैटेगरी में इक्विटी एक कैटेगरी है, हाइब्रिड दूसरी कैटेगरी है और तीसरी डेट कैटेगरी है।
इक्विटी के अंदर अगर हम देखें, अभी मनी कंट्रोल में जाके अगर आप देखोगे तो आप पाओगे कि इक्विटी के अंदर 13 सब कैटेगरी है, हाइब्रिड के अंदर 6 सब कैटेगरी है, और डेट के अंदर 19 सब कैटेगरी है। और फाइनली जब आप देखेंगे कि ये सारी जो सब कैटेगरीज हैं उसके करस्पॉन्डिंग हर एक म्यूचुअल फंड में मैक्सिमम एक स्कीम होगी जिसमें आप एक्चुअली इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो सारे म्यूचुअल फंड्स हाउसेस के पास सारी कैटेगरी के म्यूचुअल फंड हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, पर हर एक सब कैटेगरी का मैक्सिमम एक ही फंड नॉर्मली आपको मिलेगा। तो जो फाइनल स्कीम होती है उसके भी 2 वर्जन होते हैं, एक होता है डायरेक्ट प्लान और एक होता है रेगुलर प्लान। जो डायरेक्ट प्लान होता है उसमें फंड मैनेजमेंट चार्जेस कम होते हैं, और जो रेगुलर प्लान होता है उसमें फंड मैनेजमेंट चार्जेस थोड़े से ज़्यादा होते हैं, 0.5 to 1% लगभग उतने ज़्यादा होते हैं। तो अगर आप म्यूचुअल फंड अच्छा समझते हैं, खुद म्यूचुअल फंड स्कीम सेलेक्ट कर सकते हैं, और डायरेक्टली फंड हाउस से अगर आप ट्रांजैक्ट कर ले तो आप डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू जाएंगे तो आपका पैसा रेगुलर प्लान में इन्वेस्ट होता है। तो हम इक्विटी और हाइब्रिड कैटेगरी के जो म्यूचुअल फंड्स हैं उनकी जो सब कैटेगरी है उसमें जो इम्पोर्टेंट कैटेगरी है उसको डिस्कस करेंगे थोड़ा डिटेल में। तो जो इम्पोर्टेंट सब कैटेगरीज हैं म्यूचुअल फंड्स की इक्विटी में, तो पहली तो हो गई लार्ज कैप, दूसरी है लार्ज एंड मिड कैप, तीसरी है मल्टी कैप, चौथी है फ्लेक्सी कैप फंड। तो ये 4 सब कैटेगरी है। इसके अलावा जो है वो हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम ये मेनली 4 डिस्कस करेंगे। और हाइब्रिड फंड कैटेगरी जो होता है उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट सब कैटेगरी है उसमें पहला है एग्रेसिव हाइब्रिड फंड, दूसरा है बैलेंस्ड एडवांटेज फंड जिसको डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड भी बोलते हैं, और तीसरा है मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। तो ये जो है इम्पोर्टेंट सब कैटेगरीज है इक्विटी फंड्स में और हाइब्रिड फंड में। तब देखते हैं थोड़ा और डिटेल में कि इनके अंदर क्या होता है। तो जो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स होते हैं उनको कम से कम 80% इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप कंपनीज में करना होता है, और जो लार्ज एंड मिड कैप फंड होते हैं उनको कम से कम 35% लार्ज कैप में डालना होता है और 35% कम से कम मिड कैप फंड में, मिड कैप कंपनीज में डालना होता है। रिमेनिंग 30% जो बचा है वो किसी भी कैटेगरी में वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, चाहे वो लार्ज कैप हो, चाहे मिड कैप हो, चाहे स्मॉल कैप। जो मल्टी कैप फंड होता है इसमें म्यूचुअल फंड को जो है रिक्वायरमेंट ऐसी होती है कि कम से कम 25% लार्ज कैप में डालना है, कम से कम 25% मिड कैप में डालना है, और कम से कम 25% स्मॉल कैप में डालना है। तो मल्टी कैप ऐसा फंड है जिसमें हमेशा आपका एक्सपोजर जो है तीनों कैटेगरी के स्टॉक्स में होता है। और चौथा है फ्लेक्सी कैप फंड। तो इसमें जो रिक्वायरमेंट है कि कम से कम 65% इन्वेस्टमेंट इक्विटी में होना चाहिए, पर इसमें पूरी फ्लेक्सिबिलिटी होती है फंड मैनेजर को कि वो चाहे तो लार्ज कैप में डाले, चाहे मिड कैप में डाले, चाहे स्मॉल कैप में डाले, जो भी उसको डिस्ट्रीब्यूशन सही लगता है उस अनुपात में वो लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर सकता है, मतलब फंड मैनेजर।
अब जो एग्रेसिव हाइब्रिड फंड होता है, इसमें जो रिक्वायरमेंट है कि कम से कम 65% पैसा शेयर्स में इन्वेस्ट होना चाहिए, इक्विटी में इन्वेस्ट होना चाहिए, और मैक्सिमम 80% तक इक्विटी में इन्वेस्ट हो सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कम से कम 20% पैसा जो है वो डेट में इन्वेस्ट होगा, और इक्विटी में 65% से कम इन्वेस्टमेंट कभी नहीं होगा। ओके, तो एग्रेसिव हाइब्रिड फंड में पहली बात, इक्विटी और डेट दोनों में होगा। इक्विटी में 65% से कम कभी नहीं होगा, और 80% से ज़्यादा भी नहीं होगा, और मिनिमम 20% डेट में होगा, और मैक्सिमम 35% डेट में होगा। अब अगला देखते हैं। तो जो बैलेंस्ड एडवांटेज फंड है या डायनेमिक एसेट एलोकेशन है, इसमें सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है कि फंड मैनेजर चाहे तो 100% इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकता है, या 100% डेट में भी इन्वेस्ट कर सकता है, और उसके बीच में जो भी वेरिएशन वो चाहे वो कर सकता है। और जो मल्टी एसेट एलोकेशन है, इसमें जो रिक्वायरमेंट है कि फंड को कम से कम 3 एसेट क्लास में इन्वेस्ट करना है, और तीनों में कम से कम 10% इन्वेस्टमेंट होना ज़रूरी है। तो नॉर्मली 3 एसेट क्लास जो हैं वो इक्विटी होता है, डेट होता है, और तीसरा जो है नॉर्मली गोल्ड होता है। तो अगर आप मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो आपका पैसा कम से कम 10% गोल्ड में इन्वेस्टेड रहेगा। तो वैसे तो बहुत सारी सब कैटेगरीज हैं, हमने खाली इन कैटेगरीज को चूज़ करके थोड़ा डिस्कस किया है। उसका मेन कारण ये है कि ये जो कैटेगरीज हैं उनमें जो फंड मैनेजर होता है उसको बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है। तो जैसे आप देखेंगे ऊपर से नीचे फंड मैनेजर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ते जाती है। तो उस क्या होता है कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी जो है, उसमें भी अप एंड डाउन आता है, और स्टॉक मार्केट में भी अप और डाउन आता है। तो कई बार ऐसा होता है कि स्मॉल कैप और मिड कैप जो है वो बहुत ज़्यादा गिरे हुए होते हैं, तो उनमें ज़्यादा रिटर्न की संभावना होती है कि तेज़ी से बढ़ेगा। तो उस समय अगर फंड मैनेजर चाहे तो वो अपना एलोकेशन मिड कैप और स्मॉल कैप में बढ़ा सके। अगर ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी है तो वो फंड मैनेजर के परफॉर्मेंस के लिए अच्छा होता है। सिमिलरली कभी कभी ऐसा लगता है कि इक्विटी शेयर प्राइस बहुत बढ़ गया है और थोड़ा सा पैसा हमको डेट में डालना चाहिए। तो अगर फंड में वो फीचर है कि आप इक्विटी और डेट दोनों में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और फंड मैनेजर को लगता है कि शेयर मार्केट यहाँ से बहुत गिरेगा, तो वो पैसा डेट में भी अगर मूव कर सके तो वो अपना रिस्क मैनेजमेंट बेटर तरीके से कर सकता है। तो इन जनरल अगर फंड मैनेजर को फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है तो उसका रिस्क मैनेजमेंट अच्छा होता है, अच्छा होने की संभावना होती है। तो अगर मान लीजिए आपने कैटेगरी चूज़ कर ली कि भाई मुझे लेट्स से फॉर एग्जांपल लार्ज एंड मिड कैप स्कीम में इन्वेस्ट करना है, लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में इन्वेस्ट करना है, तो अब आपको चूज़ करना पड़ेगा कि कौन सा फाइनल फंड लार्ज एंड मिड कैप के अंदर मैं चूज़ करूं, राइट। तो उसके लिए आपको ये 4 बातों का ध्यान रखना है। पहला तो आपको देखना है कि वो फंड हाउस कैसा है, ओके, कितना बड़ा है, कितना पुराना है, उसका नाम कैसा है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, राइट, उसका कॉर्पोरेट गवर्नेंस कैसा है। देन आप जो स्कीम चूज़ कर रहे हैं आप उसकी रेटिंग चेक कर सकते हैं। आप गूगल में अगर स्कीम का नाम लिख के सर्च मारेंगे
तो आपको बहुत सारी वेबसाइट जो है वो उस फंड का रेटिंग आपको दिख दिखाती है। जैसे आपको मनी कंट्रोल में मिल जाएगा, वैल्यू रिसर्च में मिल जाएगा, बहुत सारे ब्रोकरेज हाउस, फॉर एग्जांपल आईसीआईसी डायरेक्ट के अंदर भी आपको रेटिंग मिल जाएगी। तो आपको ये देखना है कि आपके फंड की रेटिंग पुअर नहीं होनी चाहिए। देन अगेन इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया ये होता है कि जिस स्कीम में आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं उसका जो साइज़ है, एसेट अंडर मैनेजमेंट है, वो बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो कुछ स्कीम अगर मान लीजिए उनके अंदर 20,000 30,000 करोड़ ऑलरेडी साइज हो चुका है, तो उतना ज़्यादा पैसा जब फंड मैनेजर को इन्वेस्ट करना होता है तो वो आसान नहीं होता है, क्योंकि आपको फिर उतनी ज़्यादा कंपनियां खोजनी पड़ेंगी। तो अच्छी कंपनियां तो लिमिटेड होती है। तो आप जब ज़्यादा पैसा हो जाता है फंड में तो फंड मैनेजर को दिक्कत आती है। और दूसरी बात क्या होती है कि जो फंड अच्छा परफॉर्म करता है सब लोग उसी में इन्वेस्ट करने लगते हैं, तो उसका एयूएम और तेज़ी से बढ़ जाता है। और अगर वो फंड मान लीजिए डबल हो गया तो उसका साइज तो और ज़्यादा बढ़ जाता है, राइट। तो इसलिए अगर फंड का साइज रीजनेबल हो तो ज़्यादा अच्छा है। उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि फंड का फंड मैनेजर कौन है। तो फंड मैनेजर का क्वालिफिकेशन क्या है, उसका पास ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, कितने साल से फंड मैनेजर है और उसका परफॉर्मेंस कैसा रहा है। तो ये चार बातों को ध्यान में रखना चाहिए। इसके अलावा अगर ज़्यादा टेक्निकल डिटेल में जाना है तो हर एक स्कीम की एक प्रॉस्पेक्टस जैसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में फंड हाउस बताता है कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, कितना रिस्क हम लेंगे, क्या हमारा टारगेट रहेगा। तो बहुत ज़्यादा डिटेल में जाना है तो आप उसको भी पढ़ सकते हैं। तो जब आपने फाइनल स्कीम सेलेक्ट करके अगर इन्वेस्टमेंट कर दिया तो आप और क्या कर सकते हैं ताकि आपका परफॉर्मेंस फंड का आपका इन्वेस्टमेंट का परफॉर्मेंस अच्छा हो। तो पहली बात तो ये है कि जहाँ तक हो सके जहाँ तक हो सके एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करें। और आजकल एक नया फीचर है विच इज़ स्टेप अप एसआईपी। उसका मतलब कि हर साल मैं अपना एसआईपी अमाउंट 3% 4% जो भी आप चूज़ करें उससे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हर साल हमारी सैलरी बढ़ती है या इनकम बढ़ती है तो अकॉर्डिंगली हम सिस्टमैटिक वे में हमारा एसआईपी अमाउंट भी बढ़ा देते हैं। और तीसरा, एज अ जनरल रूल, जब मार्केट में थोड़ा ज़्यादा करेक्शन हुआ है और कोई मेजर डिज़ास्टर नहीं है इकोनॉमी में, खाली मार्केट में करेक्शन हुआ है, तो आप थोड़ा पैसा और इन्वेस्ट कर दीजिए। मान लीजिए एक एसआईपी इंस्टॉलमेंट आप और डाल देंगे जब मार्केट 7 से 10% करेक्ट हुआ है। तो ये सब करने से आपका ओवरऑल रिटर्न बढ़ सकता है, बढ़ जाता है। तो और क्या बातों का ध्यान रखना है। तो और जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि हमारी जो साइकोलॉजी होती है वो स्टॉक मार्केट में हमारे अगेंस्ट काम करती है। कैसे, मैं बताता हूँ। तो जब मार्केट बुलिश होता है और बढ़ते रहता है, ऑल टाइम हाई बनाता है, तो हम बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। ओके। और जब मार्केट गिरता है और तेजी से गिरता है तो हम डर जाते हैं।
ओके, और हमको डर लगता है कि हमारा लॉस बढ़ते जाएगा। तो हमारा माइंड क्या बोलता है, जब मार्केट बुलिश होता है, ऑल टाइम हाई कर रहा होता है, तो हमारा माइंड बोलता है कि चलो मैं और ज़्यादा पैसा लगा देता हूँ। मैंने पहले 2 ही लाख लगाया था, अब मैं 10 लाख और लगा देता हूँ। जबकि ये जो समय है, ये लमसम में लार्ज पैसा लगाने का नहीं होता है। जब मार्केट एकदम बुलिश है, ऑल टाइम हाई कर रहा है हमेशा, और हर जगह से पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है, तो हमारा माइंड बोलेगा कि हम बहुत सारा पैसा एक साथ लगा दें ताकि हमारा पैसा जल्दी से और बढ़ जाए। और ये जो है सही स्ट्रैटेजी नहीं होती है। और वैसे ही जब मार्केट गिरता है तेजी से, और उस समय हर जगह न्यूज़ भी खराब होती है, तो हमको लगता है कि मैं अपना पूरा स्टॉक, पूरा म्यूचुअल फंड बेच दूं और अपना लॉस कम कर लूं, अपना लॉस बचा लूं। ठीक है, हमारा माइंड हमको ये बोलता है कैसे भी लॉस बचाओ, लॉस बचाओ। जबकि ये समय जो है बेचने का नहीं होता है। और ये भी हो सकता है कि ये समय जो है आइडियली और पैसा डाल के इन्वेस्ट करने का हो। तो यहाँ पे आपका जो एडवाइज़र है वो अगर नॉलेजेबल है तो वो आपको गाइड कर सकता है। तो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि स्टॉक मार्केट में हमको फोमो फोमो में नहीं जाना है, फियर ऑफ मिसिंग आउट में नहीं जाना है, ग्रीड एंड फियर के कंट्रोल में नहीं रहना है, लालच और भय से बचना है। और हमको एक्साइटमेंट नहीं खोजना है मार्केट में, हमको उसको सिंपल रखना है, और जितना बोरिंग रख सकें उतना अच्छा है। आप रोज रोज अपना पोर्टफोलियो देखेंगे ना, तो आप जब बढ़ेगा तो खुश हो जाएंगे, अरे मेरा पैसा इतना बढ़ गया। और जिस दिन गिरेगा आप दुखी हो जाएंगे, अरे मेरा पैसा इतना कम हो गया। राइट, दैट इज द एक्साइटमेंट पार्ट। तो वो नहीं करना है। आप उसको जितना सिंपल और बोरिंग रखेंगे अच्छा है। 6 महीने में एक बार चेक कीजिए। खाली आपको ये चेक करना है इन्वेस्टमेंट करने के बाद, हर 6 महीने में देखिए कि आपके फंड का परफॉर्मेंस कैसा है, उसकी रेटिंग कहीं बहुत पुअर तो नहीं हो गई है, या फंड मैनेजर बदल तो नहीं गया है। रोज रोज देख के कोई फायदा नहीं है, उससे नुकसान ज़्यादा होगा। अच्छा, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि सबसे बड़ा रिस्क जो है वो ये होता है कि अगर मार्केट बहुत गिर चुका है और तब आप जाके अपना म्यूचुअल फंड बेच दिए या शेयर्स बेच दिए, ये सबसे बड़ा रिस्क होता है। क्योंकि एक बार आप निकल गए और मार्केट बढ़ गया, तो आप हौसला नहीं कर पाओगे कि अब मैं बढ़े हुए मार्केट में इन्वेस्ट कर दूं। तो गलत टाइम पे आपको मार्केट से नहीं निकलना है, और उसके लिए आपको कन्विक्शन चाहिए, कन्विक्शन बिल्ड करना होगा। कि आपको अपने आप से ये क्वेश्चन पूछना चाहिए कि मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा हूँ या मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रही हूँ, तो इस भरोसे पे कर रही हूँ कि मार्केट ऊपर जाएगा, लंबे समय में मार्केट ऊपर जाएगा और मेरे को फ़ायदा होगा। तो ऐसा क्यों होगा, ये क्वेश्चन आपको खुद से पूछना चाहिए, और खुद को आंसर देने की कोशिश करना चाहिए। क्योंकि जब आप खुद आंसर करेंगे, उसी से कन्विक्शन आएगा। तो मैं यहाँ पे आपको अपना आंसर बताता हूँ कि इंडिया में हमारी पॉपुलेशन 140 करोड़ है। तो 140 करोड़ लोग इंडिया में रहते हैं, और उनकी एवरेज एज 28 ईयर्स है। मतलब एवरेज आबादी बहुत यंग है। तो जो यंग लोग हैं वो ज़्यादा खर्चा करना चाहते हैं और मेहनत करके कमाने के लिए तैयार हैं, ताकि वो खर्चा कर सके। राइट। तो हमारी इकोनॉमी अच्छे से ग्रो हो रही है। इवन जब
वर्ल्ड इकोनॉमी बैड कर रही होती है ना, गिरी सी गिरी हालत में हमारी इकोनॉमी 4-5% ग्रो करती है, और नॉर्मल में 5-6% ग्रो करती है, और अच्छा करने से 7-8% भी ग्रो करती है, राइट। तो हमारी इकोनॉमी इज़ अ ग्रोइंग इकोनॉमी, तो उसमें जो व्यक्ति मेहनत करके कमाना चाहे उसके लिए अपॉर्चुनिटी है। और क्योंकि मैक्सिमम आबादी यंग जनता है, और हर व्यक्ति स्मार्टफोन चाहता है, हर एक आदमी को बाइक चाहिए नहीं तो कार चाहिए, हमको स्मार्ट टीवी चाहिए, फ्रिज चाहिए, हमको अच्छा खाना है, हमको बाहर खाना है, राइट। हम हर व्यक्ति घर खरीदना चाहता है, ट्रैवल करना चाहता है, एसी चाहिए, वॉशिंग मशीन चाहिए, राइट। तो क्योंकि इतनी बड़ी जनता है, यंग जनता है, और ये सारी चीज़ें लोग चाहते हैं, तो इंडिया में डिमांड जो है वो बहुत लंबे समय तक बनी रहेगी ये सारी चीज़ों की। तो क्या होता है कि अगर डिमांड अच्छी है तो चीज़ें बिकेंगी, चीज़ें बिकेंगी तो सेल्स बढ़ेगा कंपनी का, सेल्स बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा। और जब डिमांड बढ़ रही है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो कंपनियां नई फैक्ट्री लगाएंगी, नई जॉब देंगी, एग्जिस्टिंग लोगों की सैलरी बढ़ेगी, राइट। तो उससे क्या होगा कि लोगों के पास ज़्यादा पैसा होगा, तो वो ज़्यादा खर्चा करेंगे, तो उससे डिमांड और बढ़ेगी। तो ये साइकिल चलती है। अब इसमें बीच बीच में इकोनॉमी ओवरहीट हो जाएगी, तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। इन्फ्लेशन अगर बढ़ने लगेगा तो आरबीआई आके इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगी। तो जब इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा तो लोगों की ईएमआई बढ़ जाएगी, ईएमआई बढ़ जाएगी तो लोग खर्चा कम कर देंगे, तो खर्चा कम करेंगे तो डिमांड थोड़ी कम हो जाएगी, और कंपनी का सेल कम हो जाएगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा, और इंटरेस्ट बढ़ा है तो कॉस्ट भी बढ़ जाएगा, राइट। तो कंपनियां जो है सैलरी कम बढ़ाएंगी, नई जॉब कम होंगी, राइट। तो उसके चलते लोग और कम खर्चा करेंगे, तो इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगा। तो उसके बाद फिर अर्थव्यवस्था को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इंटरेस्ट रेट कम किया जाएगा। गवर्नमेंट जो है वो और नई स्कीम्स लाएंगी ताकि इकोनॉमी अच्छा करे। तो ये ऊपर नीचे वाली साइकिल अर्थव्यवस्था और स्टॉक मार्केट दोनों में चलेगी। इकोनॉमी भी ऊपर नीचे होती रहेगी, स्टॉक मार्केट भी ऊपर नीचे होता रहेगा। बट लंबे समय में, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है और इतनी यंग है, और फाइनली भारत अभी भी एक गरीब देश है, हमारी पर कैपिटा इनकम बहुत कम है, तो हमको बहुत लंबे समय तक ग्रो करना है, उसकी संभावना बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि इंडियन स्टॉक मार्केट जो लंबे समय में अच्छा रिटर्न देगा, और म्यूचुअल फंड भी अच्छा रिटर्न देगा। तो और क्या कर सकते हैं, हमारा कन्विक्शन बढ़ाने के लिए हम जो है ना, हमारे जो पसंदीदा, हमारे जो फेमस इन्वेस्टर्स हैं या फंड मैनेजर्स हैं जिनको हम सुनना पसंद करते हैं, जिनको हम समझ सकते हैं, उनके जो इंटरव्यूज़ होते हैं उनको अगर हम सुनेंगे तो हमको पता चलेगा कि इकोनॉमी में क्या हो रहा है, स्टॉक मार्केट में करेंटली क्या हो रहा है, इंडिया में क्या हो रहा है, और वर्ल्ड में क्या हो रहा है। और ख़ासकर जब मार्केट बहुत गिरने लगता है और चारों तरफ बुरी न्यूज़ होती है और डर लगता है, तब अगर आप फंड मैनेजर्स को सुनोगे तो आपको सपोर्ट मिलता है, कन्विक्शन मिलता है कि ये समय बेचने का नहीं है, राइट। तो ये सारे वो फंड मैनेजर्स हैं या इन्वेस्टर्स हैं जिनको मैं फॉलो करता हूँ, जिनका इंटरव्यू मैं सुनता हूँ, और मुझे उनसे बहुत कुछ सीखने मिलता है, कन्विक्शन आता है। तो प्रशांत जैन जो हैं वो एचडीएफसी म्यूचुअल फंड के सीईओ थे बहुत समय तक, अभी उन्होंने अपना फर्म चालू किया है। शंकरन जो हैं वो आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड के सीईओ हैं। नीलेश शाह जो है कोटक म्यूचुअल फंड के सीईओ हैं।
नीलकांत मिश्रा जो हैं वो चीफ इकोनॉमिस्ट हैं और सीआईओ हैं एक्सिस कैपिटल के। रामदेव अग्रवाल जो हैं को फाउंडर हैं मोतीलाल ओसवाल के। मधुसूदन केला ये जो है बहुत फेमस इन्वेस्टर हैं। ये रिलायंस म्यूचुअल फंड के सीआईओ रहे हैं बहुत समय तक। और समीर अरोरा जो हेलियोस कैपिटल के फाउंडर हैं और इन्होंने अपना म्यूचुअल फंड भी रिसेंटली लॉन्च किया है। तो मैं इनको सुनना प्रेफर करता हूँ और इनसे सीखने की कोशिश करता हूँ। सो फाइनल मैसेज कि इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म। हमें लॉन्ग टर्म सोच के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में इकोनॉमी, स्टॉक मार्केट और हमारी साइकोलॉजी, ये तीनों जो है हमको फेवर करती है और हमारा इन्वेस्टमेंट का जो रिटर्न है या हमारा जो पैसा है उसका ग्रोथ सिग्निफिकेंटली हायर होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। क्योंकि आपका पैसा जब धीरे धीरे ग्रो करता है ना, कि आपका धीरे धीरे एसआईपी चलता रहा, 5 लाख 10 लाख 15 लाख हो गया और वहाँ से 2-3% 2-3 लाख कम भी हो गया, तो आपको उतना डर नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि आपका प्रॉफिट उतना था और प्रॉफिट थोड़ा सा अभी कम हो गया है, तो यू कैन होल्ड इट, राइट। तो लंबे समय में प्रॉफिट की संभावना बहुत बढ़ जाती है, इस कारण हमें लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए। तो विद दैट हमारा ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म होता है। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में लिख के बताएं। और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है या म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, या अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नाम जितेंद्र है और मेरा फ़ोन नंबर, कांटेक्ट डिटेल्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। So once again, thank you for watching this video. Have a nice day.